Hello friends, welcome to TEMS IE Static. So we are studying art and culture. This is lecture number 11 and we'll be starting with modern India का जो भी culture था कैसे develop हुआ उस बारे में हम पढ़ेंगे. और अगर आपने इससे पहले के videos नहीं देखे हैं then please go and watch them and please आपको पहली starting में ही कह रही हूँ कि थोड़ा like कर दिया करो. जब देख ही सकते हो तो एक like भी कर ही सकते हो, है ना. और share कर दिया करो videos को and if you haven't subscribed to the channel please subscribe. सो लेट्स स्टार्ट. तो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहली चीज तो हमको ये देखना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है. अभी तक देखो हमने देखा था जो तुर्क आए थे, टर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स, इनके एक बात कॉमन थी, वो ये थी कि दे ट्राई टू मेक इंडिया देयर होम. मतलब उन्होंने इस यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करी और खुद भी मतलब उनके कल्चर ने भी काफी इन्फ्लुएंस डाला, है ना. लेकिन जो ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स आए, द ब्रिटिश रूलर्स, दे ऑलवेज स्टेड एज फॉरेनर्स. इन्होंने कभी इसको इंडिया को अपना घर समझने की कोशिश नहीं करी, लेकिन फिर भी इनका काफी ज्यादा डीप इम्पैक्ट रहा है कल्चर पे. तो वो हमको आर्किटेक्चर वगैरह में आज भी देखने को मिलता है. इफ यू गो टू सी द राष्ट्रपति भवन एंड द आर्किटेक्चर ऑफ कोलकाता, मुंबई, तो वहां पे ये सारी चीजें देखने. सो दे लेफ्ट एन इम्पैक्ट नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर बट ऑल्सो दे गेव अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि पूरे इंडिया में कॉमन हुआ था. तब तक इतना ज्यादा पूरे इंडिया के लिए कॉमन सिस्टम नहीं आया था. दे गेव द सिस्टम ऑफ, मतलब किस तरीके से इन्फ्लुएंस डाला, द सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस एंड फिलोसफीज, जो हम उस टाइम पे लैक करने लगे थे. वैसे हम लोग काफी एडवांस थे बट बीच में जब दूसरी इश्यूज आ गए थे हमारी सोसाइटी में, द कास्ट रिजिडिटीज वर देयर उस टाइम पे, और खासकर जो कंटिन्यूअसली वॉर्स वगैरह चल रहे थे, तो हम काफी ज्यादा पिछड़ गए थे बाकी देशों से. ओके अब 1450 से अगर देखा जाए उस टाइम पे यूरोप में क्या इंप्रूवमेंट्स हुए थे, बाहर क्या चेंजेस हुए थे, व्हाट चेंज द शेप ऑफ यूरोप, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 डेवलपमेंट्स थे. प्लीज रिमेंबर देम. देयर वर 3 डेवलपमेंट्स which changed the shape of Europe. First was the invention of printing press. Invention of printing press. Second was the beginning and spread of Renaissance, or you can say Renaissance. Spelling याद रखना मेन, ठीक है. And Reformation movements. तो Renaissance का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया था. एंड थर्ड वॉज द डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे, प्रिंटिंग प्रेस, रिनासा या रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स और नए ट्रेड रूट्स. सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, साइंस ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया वहां पे एंड इनकी फिर धीरे धीरे आर्मीज और नेवीज जो थी वो बहुत पावरफुल होती चली गई, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, रूट्स, ट्रेड रूट्स भी बन गए. उसके बाद में फिर साइंस की वजह से नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी थी. एंड दे ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन. दैट वाज बिकॉज ऑफ योर रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स. अब इंडिया में अगर आए, इंडिया में किस तरीके से इनकी अप्रोच थी. तो इंडिया का ट्रेड, खासकर इंडिया मतलब काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा था ना उस टाइम पे. तो इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले यूरोपियंस में इंडिया में आए थे पोर्चुगीज, दे वर द फर्स्ट वन. और उनके बाद में आए थे डच, देन फ्रेंच एंड फाइनली केम ब्रिटिश. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड ब्रिटिश टुक द कंट्रोल. इन्होंने कंट्रोल कैसे किया. तो उस टाइम की सिचुएशन से हमें सही समझ में आएगा कि कैसे इन्होंने कंट्रोल किया. एक्चुअली उस टाइम पे जस्ट मुगल जो पूरा एम्पायर था वो डिक्लाइन हुआ था. सो आफ्टर दैट लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स क्रॉप्ड अप. खूब सारे स्टेट्स आ गए थे उस टाइम पे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ गए थे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स. तो इस सिचुएशन का ब्रिटिशर्स ने फायदा लिया. इन्होंने क्या किया, उनकी पॉलिसी क्या थी, दे मेड वन रूलर फाइट अगेंस्ट द अदर. आपस में भिड़वाते थे, है ना. और जो मतलब अगर कोई थ्रोन पे आना चाह रहा है, आ नहीं पा रहा है, तो उसको सपोर्ट करेंगे. और दे सपोर्टेड द असर्पर टू द थ्रोन. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि इनकी ये पॉलिसी जो थी ना, इससे टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, एंड ही यूज्ड द सेम प्रिंसिपल अगेंस्ट देम.
तो ही ट्राई टू क्रिएट, इसने क्या कोशिश करी, इसने राइवलरी क्रिएट करने की कोशिश की थी बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश. ही अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल, सो he tried to create a rivalry, but obviously he couldn't match the superior diplomacy of Britishers. वो कुछ ज्यादा ही ओवर डिप्लोमेट थे, तो उन्होंने आपस में अग्रीमेंट कर लिया और ये निपट गए. ठीक है, तो उस तक पहुंच नहीं पाए थे. सो ही अल्टीमेटली फेल्ड. ठीक है, अब अगर हम देखें कि ब्रिटिश डोमिनेशन के फेजेस क्या थे, किस तरीके से इन्होंने, मतलब 3 फेज थे बेसिकली, तो किस तरीके से पूरा कंट्रोल किया. द फेजेस ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन. द फर्स्ट फेज वाज दैट दे टुक होल्ड ऑफ इंडियन ट्रेड. सबसे पहले ट्रेड को कंट्रोल किया इन्होंने. ट्रेड को कैसे कंट्रोल किया, यू ऑल मस्ट हैव रेड, बट थोड़ा थोड़ा जैसे कि हम हिस्ट्री भी है रिवाइज करते जाते हैं, उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं. तो हाउ डिड दे कंट्रोल द इंडियन ट्रेड? सो दे बॉट इंडियन गुड्स एट वेरी लो प्राइसेस. इंडियन गुड्स वर बॉट एट वेरी लो प्राइसेस एंड देन दे वर सोल्ड इन वेस्टर्न मार्केट्स. फिर ये वेस्टर्न मार्केट्स में जाके सेल कर देते थे एट वेरी हाई प्राइसेस. सो दे गॉट इनॉर्मस प्रॉफिट्स. एंड इसमें इनको कुछ भी इस टाइम पे पीजेंट्स को, क्योंकि दबा के रखा था, तभी तो फिर सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए थे, तो दे डिडंट गिव एनीथिंग टू पीजेंट्स. एंड दे वर फर्दर हेल्प्ड बाय इंडियन सेठ. जो इंडियन मर्चेंट्स, मिडिल मैन वगैरह रहते थे, वो भी इनकी हेल्प करते थे. दे वर हेल्प्ड बाय इंडियन सेठ्स. एंड वन टर्म यू कैन रिमेम्बर, गोमास्टास. गोमास्टास, गोमास्ता क्या होते थे, कुछ जगहों पे आप इसकी स्पेलिंग देखोगे GOMASTHAS. ओके, गोमास्तास या गोमास्टास. सो दे वर बेसिकली द इंडियन एजेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो दिस वाज द फर्स्ट फेज कि इन्होंने ट्रेड को काबू किया. अब सेकेंड फेज क्या था? ट्रेड के बाद में इन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल किया. दे टुक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज. वही था लेकिन मेन रीजन कि इनको एक्सपोर्ट ज्यादा करना था. अपने एक्सपोर्ट ऑब्जेक्टिव्स को सूट करने के लिए इन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल किया. एंड विद दिस दे डिस्ट्रॉयड द इंडियन इंडस्ट्रीज. जो भी हमारे लोकल मार्केट्स थे, जो भी लोकल आर्टिसंस और पूरे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के मार्केट थे, उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड वन अनदर रीजन इसका क्या था कि ना केवल ये मतलब यहां से फिर एक्सपोर्ट करते थे, इन्होंने इंडियंस को ही एक पोटेंशियल बायर भी बना दिया. मतलब वो इंडियन मार्केट को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे थे. सो इंडिया वाज अ पोटेंशियल बायर ऑफ देयर गुड्स. तो यहीं की ये पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इन्होंने कंट्रोल कर लिया और यहीं के लोगों को बेचने भी लगे. सो दिस वाज द सेकेंड फेज कि पूरा प्रोडक्शन कंट्रोल हो गया. थर्ड फेज था दैट दे इंटेंसिफाइड दी. अब आएगा ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. दे इंटेंसिफाइड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. तो सबसे पहले ट्रेड वगैरह के थ्रू इन्होंने प्रॉफिट्स कमाए, उसके बाद में फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंट्रोल किया. मतलब इंपीरियलिज्म की बात करें तो वहां तक कैसे पहुंचे, तो इन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल ले लिया था. सो स्पेशली आफ्टर 1757 में जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर दैट दे बिकेम द रियल मास्टर्स ऑफ बंगाल. सो यूजिंग ट्रेड एंड नाउ देयर political position, they used this control to increase the trade. ट्रेड और ज्यादा बढ़ गया और फॉरेन गुड्स का एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ गया. एंड दे एलिमिनेटेड, इसके बाद मतलब खासकर जैसे ये मतलब बंगाल का इन्होंने कंट्रोल किया बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, दे एलिमिनेटेड द इंडियन एंड फॉरेन राइवल्स. बाकी राइवल्स को इन्होंने किसी तरीके से एलिमिनेट कर दिया. फाइन. इसके अलावा और इन्होंने क्या किया, ये इकोनॉमिक कंट्रोल और पाने के लिए दे मोनोपोलाइज्ड द सेल ऑफ रॉ कॉटन. रॉ कॉटन यही बेचते थे, भले इंडियन पीजेंट से ग्रो करवाएंगे लेकिन बेचने का काम इन्हीं का ही रहता था. इन्होंने पूरा उसके ऊपर मोनोपोली कर ली थी. और भले इसका फिर प्रोडक्शन कॉटन क्लोथ्स का जो होता था वो बंगाल में बहुत ज्यादा होता था, बट नाउ द बंगाल वीवर्स हैड टू पे एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस. बहुत ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता था. इंडिया में ही ग्रो हुई कॉटन का. सो बंगाल वीवर हैड टू
पे ह्यूज प्राइसेस। और क्या किया इन्होंने इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए? तो पहले मैंने आपको बताया कि राइवल्स को अपने किस तरीके से हटाया, फिर कॉटन, रॉ कॉटन की सेल को मोनोपोलाइज किया, एंड देन दे इम्पोज्ड हेवी ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स। तो इंडियन गुड्स को ब्रिटेन में एंटर ही नहीं करने देते थे ताकि उनकी वहां की इंडस्ट्री जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। सो दे इम्पोज्ड हेवी ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स एंटरिंग ब्रिटेन टू प्रोटेक्ट ओन इंडस्ट्री। अब ये मतलब हम ग्रेजुअली देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने एंट्री के बाद में इनके क्या फेजेस रहे, फिर इंपीरियलिज्म के लिए ये 1757 के बाद से किस तरीके से पूरा कंट्रोल करने लगे। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से 1813 तक आते आते तक जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, the Indian handicrafts, they lost both domestic as well as the foreign market। ना तो वो यहाँ इंडिया में बिकते थे, ना वो फॉरेन में बिकते थे। और इसका रीजन क्या था? क्योंकि ब्रिटिश फैक्ट्री अब पूरा मशीनरी से चलने लगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद में, तो देयरफॉर इंडियन गुड्स कुडंट कम्पीट। अब देखो, इसमें दो तरीके की बातें थी। अभी तक पहले जो चल रहे थे, जो स्टार्टिंग में सबसे आए थे, वो आए थे इंग्लिश मर्चेंट्स आए थे। सो इंग्लिश मर्चेंट्स ने तो क्या किया था, दे हैड अक्यूमुलेटेड वेल्थ, खूब सारा मतलब ट्रेड कर करके इस तरीके से यहाँ से सस्ता लेके वहां महंगा बेचना, यहाँ के मार्केट्स को काबू कर लेना। सो खूब सारा वेल्थ इकट्ठा कर लिया था, एंड इस वेल्थ को अब ये इन्वेस्ट करने लगे थे इन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, और ज्यादा अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए और इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए यूज करने लगे थे। और इनको कौन सपोर्ट करता था? दे वर सपोर्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मतलब इनके फाइनेंस को एक्सपैंड करने के लिए काफी ज्यादा इनकी हेल्प करती थी। लेकिन अब दूसरी जो एक क्लास थी वो थी मैन्युफैक्चरर्स की इंग्लैंड में। तो ये मैन्युफैक्चरर्स जो थे, इनको ट्रेड से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग से फायदा मिलता था। The manufacturers in England, they benefited more from manufacturing than trade। तो ये क्या करते थे कि इंडिया से ये रॉ मटेरियल मंगवाते थे और फिर फिनिश्ड गुड्स वापस भेजते थे। तो अब जब क्या होगा कि मर्चेंट जो थे, जब ये खुद ही इंडस्ट्री सेट करने लगे, तो इतना इन्होंने मोनोपोली कर ली मर्चेंट्स ने कि वहां के मैन्युफैक्चरर्स भी कैंपेनिंग करने लगे। तो 1793 से लेके 1813 तक these manufacturers they campaigned against EIC। They campaigned against EIC। EIC की ट्रेड मोनोपोली के अगेंस्ट, एंड जो इनको खूब सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे उसके अगेंस्ट भी ये पूरा कैंपेन करने लगे। फाइन। सो फाइनली दे सक्सीडेड इन 1813। 1813 में इन्होंने EIC की मोनोपोली अबॉलिश करवा ली। सो देयरफॉर इंडिया बिकेम द इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल यानी मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स सबका जो मिला के बेस था, उसकी एक इकोनॉमिक कॉलोनी बन गया इंडिया इन 1813। इंडिया बिकेम इकोनॉमिक कॉलोनी। ये नोट्स आप लिखते जाइए, ये डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जैक्टली इसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किस तरीके से इकोनॉमिक कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ, और उसके बाद में फिर जब हम कल्चर वगैरह देखेंगे तो आपको सही अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो अब तक क्या हो चुका था, जो इंडियन हैंडमेड गुड्स थे वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, और दे वर सो एक्सपेंसिव कि बहुत ही ना के बराबर लोग ही लेते थे। एंड ब्रिटिश गुड्स को क्या था, ब्रिटिश गुड्स वर गिवन फ्री एंट्री और वेरी लो टैरिफ रेट्स वर देयर। और साथ में अब ये लोग क्या करने लगे, अब इन्होंने बोला कि हमारे गुड्स जो हैं वो इंडिया में बिकें, तो इसके लिए हमको इंडिया को मॉडर्नाइज करना भी जरूरी है ताकि उनके अंदर वेस्टर्न गुड्स का टेस्ट डेवलप हो। सो इंडिया हैड टू बी मॉडर्नाइज्ड। इसलिए कई सारी चीजें यहाँ पे इंडिया में लेके भी आए थे, सो दैट इंडियंस कैन डेवलप द टेस्ट फॉर वेस्टर्न गुड्स एंड बाय देम,
तभी तो इनको प्रॉफिट मिलेगा। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडियन ट्रेड जैसे पूरा एक्सटिंक्ट हो रहा था, सो दे डिडंट प्रोटेक्ट द इंडियन ट्रेड। और कुछ भी एडवांस टूल्स नहीं, यहाँ पे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं इंट्रोड्यूस करते थे कि किसी भी तरीके से इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे उनको बहुत ज्यादा हेविली टैक्स किया जाता था जब भी वो ब्रिटिश मार्केट्स में एंटर करते थे। हेविली टैक्स्ड इन ब्रिटेन। उसी तरीके से अगर इंडियन शुगर मिल्स का देखें, इंडियन शुगर मिल्स, तो जो यहाँ पे ड्यूटी रहती थी जो इनको पे करनी पड़ती थी वहां एक्सपोर्ट करने के लिए, इट वॉज 3 times द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। तो जितने की शुगर है नहीं उसका 3 गुना प्राइस तो इन लोग को ड्यूटी में देना पड़ता था। सो देयरफॉर द ट्रेड फ्रॉम इंडिया इट वर्चुअली स्टॉप्ड। एक तरीके से ट्रेड इन्होंने इंडिया से वर्चुअली बंद करवा दिया। अब देखो ये, लेकिन पूरा फायदा तो उठाना चाहते थे। सो इंग्लैंड वांटेड टू एक्सप्लॉइट इंडिया। तो अभी अपने फायदे के लिए यहाँ पे कभी कभी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस भी करते थे। सो देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस्ड स्टीम शिप्स एंड रेलवेज। तो रेलवेज से खासकर क्या हुआ, खूब सारे मार्केट्स अब ब्रिटिशर्स के लिए और खुल गए। सो दे ओपन्ड, रेलवेज ओपन्ड वास्ट मार्केट्स टू ब्रिटिश गुड्स। और साथ में जो इंडियन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था वो भी बहुत ज्यादा फैसिलिटेट हो गया था रेलवेज की वजह से। एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स अब्रॉड, इसमें भी मतलब कुल मिला के वो उनके पर्सनल गेन्स के लिए ही ये सारी चीजें कर रहे थे। एंड देन इन 1853 इन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस करी विच वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। और रेलवेज ने खासकर कौन से एरियाज को कनेक्ट किया था, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, है ना, क्योंकि यहाँ के रॉ मटेरियल्स को हम बाहर भेज रहे थे। तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज को कनेक्ट किया था विद द एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, जहां पे भी पोर्ट थे एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स वहां से कनेक्ट किया था। बट इसकी वजह से क्या हुआ, रेलवेज की वजह से इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनल अवेकनिंग ऑफ पीपल। लोग आपस में मिलने लगे, आपस में आइडियाज एक्सचेंज करने लगे। तो जो भी इंडिपेंडेंस के आइडियाज थे वो किस तरीके से एक्सचेंज हुए। सो दिस ब्रॉट पीपल एंड आइडियाज क्लोजर। एंड दिस थिंग वॉज नेवर एंटिसिपेटेड बाय ब्रिटिश। इनको जरा सी भी हवा नहीं लगी थी कि ये इतने क्लोज आ जाएंगे रेलवेज की वजह से। ओके, Another thing that happened in 1853 was Dalhousie, Lord Dalhousie जो थे उस टाइम पे, he opened the first telegraph line। पहली टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक डली थी, फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा। और साथ में he also introduced the postal service। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज वैसे ये लेकर आए थे अपने फायदे के लिए, लेकिन इनका अल्टीमेटली एडवांटेज इंडियंस ने भी उठाया when they came closer to each other and exchanged ideas. Okay, so we'll continue with this in the next lecture. I hope आपको अच्छा लगा. So please like and share the video. Thanks for watching and have a